मित्रों, हमारे संस्कृत के बच्चे और काव्यशास्त्र के कुछ बच्चे हैं यहाँ बैठे हुए। और सर, मैं भी काव्यशास्त्र का विद्यार्थी हूँ और नाटक के बारे में हमने पढ़ा हुआ है और बच्चों को शायद याद भी करवाया है। नेता विनीतो मधुरस्त्यागी दक्षः प्रियम वदः। बड़ी पंक्ति है, ज़्यादा श्लोक है, मैं नहीं बोल रहा हूँ। तो छात्रों, आप केवल पढ़ रहे थे। आज आपके सामने जिसने अभिनय किया है, जो नेता का रोल किया है, वो हमारे सामने विराजमान है, आदरणीय अनूप लाथेर साहब, जिन्होंने रानी जिंदा, यही नाम से उच्चारण कर रहा हूँ सर मैं, रानी जिंदा नाम से एक नाटक का न केवल इन्होंने लिखा अपितु उसमें रोल भी किया है हीरो का। और मजे की बात यह है कि वह नाटक अमेरिका में और अमेरिका के विविध शहरों में, लगभग 85 शहरों का रिकॉर्ड है जहां उसका मंचन किया गया। आप उसके नायक हैं। आप सर आइए और हमारे बच्चों को कुछ है सौंदर्य और नाट्यशास्त्र का ज्ञान दीजिए। श्री मान्यवर आदरणीय भारत रत्न भार्गव महोदय, मैं तो कहूँ क्या वो 1008 गुरुवर हैं और हमारे जैसे साधारण पुरुष जो हैं इस तरीके का आनंद ले सकते हैं, क्योंकि हम नाटककार हैं और नाटककार होने में आप थोड़ा सा कहीं छूट पा सकते हैं। तो मेरा जो प्रसंग आपसे रहेगा, एक बंधी गुथी हुई माला में से कण कण मोती मोती चुनकर नहीं रहेगा, बल्कि एक बिखरी हुई माला में से जहाँ से मन किया मोती उठा लिया और बात और चर्चा कर ली। अभी मुझे गुरुवर मिले बाहर, क्योंकि अभी प्रवचन हुए हैं तो प्रवचन के बाद कुछ आनंदित भी होना चाहिए ताकि आप मेरी ओर आकर्षित भी हो। तो गुरुवर बाहर मिले तो परिचय हुआ। मैंने कहा मैं अनूप लाठर। तो इन्होंने पहले अपना परिचय दिया था, तो हमने कहा कि हम तो पहले भी आपसे प्रसाद रूपी प्रवचन ग्रहण कर चुके हैं आपके। तो इन्होंने कहा हमने आपका भी नाम सुना हुआ है। तो कहने लगे, वो अपने अरविंद जी ने परिचय कराया तो कहते हैं हाँ हाँ, आपका भी नाम नटवर लाल जी की तरह पूरा फेमस है। तो मुझे हर्षवर्धन का ध्यान आया हर्षचरितम के माध्यम से। तो मैंने कहा ऐसे ही हर्षवर्धन भी आराम गांव में आराम फरमा रहे थे और उधर से जो है बाण भट्ट जी आए, और जब पहली बार बाण भट्ट को देखा तो देखते ही कहने लगे हाँ हाँ अच्छा, तो तुम हो लंपट। तो मेरा जो परिचय आज हुआ है इनका उस नटवरलाल और लंपट की तरह से हुआ है। नाटक एक असल में विधा जो है, जहाँ भार्गव साहब ने बताया, नाट्य शास्त्र 2500 वर्ष हो चुके होंगे, शायद उससे भी अधिक हो। जब ऋषिवर भरत मुनि साहब ने सब रेखांकित किया, कैसे नाटक हो, किस विधा से नृत्य हो, और वो कहते हैं असुर आते थे और उसमें विघ्न डालते थे, तो उसकी भी विधा में क्या क्या किस तरीके की सुरक्षाएं की जाएं, हर परिधि उसकी कैसी बनाई जाए। तो उन्होंने सिर्फ प्रस्तुति की ही परिधि नहीं, इट इज ए ट्रीटाइज, उसके बारे में सब कुछ लिखा। और भार्गव साहब ने जो एक भावभंग में करके दिखाया और उन्होंने कहा कि क्या आपको ऐसा लगा, महसूस हुआ? मेरा सारा जीवन लोक में है, मैं खड़ी बोली का व्यक्ति हूँ और खड़ी बोली का व्यक्ति हूँ और कार्य भी मेरा लोक कलाओं में ही है। मैंने जितने भी वर्ष कार्य किया है लोक कलाओं में किया है।
उसमें एक परंपरा है लोक नाट्य। और लोक नाट्य वो जो परंपरा है स्वांग है, जिसको हम सांग के रूप में जानते हैं। और सांग जो है सांगीत से आया और सांगीत भगत से आया। और उत्तर भारत की जितनी भी लोक नाट्य विधाएं हैं वो सब की सब भगत से और सांगीत से, और उसके बाद सांगीत के बाद अलग अलग रूप में सबके समक्ष आई। और कुछ परंपरा तो ऐसी हैं जो बिल्कुल मेल ही खाती हैं, और कुछ ऐसी हैं जो उन विधाओं से सीधे तौर पर निकली हैं। जैसे नौटंकी है, एक सांग में एक नाटक होता था जिसका नाम नौटंकी था। वो इतना सुप्रसिद्ध हो गया उत्तर प्रदेश के उस सब भाग में कि वो नाटक नौटंकी की वजह से वो विधा ही नौटंकी बन गई। जो अभी उन्होंने प्रस्तुति करके दिखाया था और पूछा था प्रश्न कि मैंने ऐसा किया तो क्या आपको ऐसा महसूस हुआ? मुझे लोक नाट्य करते हुए 30 वर्ष मैंने देखे हैं। लोक नाट्य में सब कुछ प्रतीकात्मक ही होता है, अभिनय प्रतीकात्मक होता है। जो अभिनय है वो कभी संजीदगी से नहीं होता, भाव होता है। भंगिमा वो कई बार बात वैसे करते करते भी कह देते हैं, लेकिन उनका भाव जो है वो वैसे रहता है। मैं जब पढ़ता था डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन थिएटर चंडीगढ़ में, तो हमारी टीचर जो थी वो थोड़ी सी विदेशी प्रवृत्ति की थी। तो अंग्रेजी से ही हमें जात्रा पढ़ाते, जहाँ और पढ़ाते, तो जात्रा पढ़ाते हुए कहती, मुझे आज तक वो कभी नहीं भूल पाया कि वो कहती वो इतना जोर से बोलते हैं उसमें जात्रा में कलाकार कि वो झुक जाते हैं। इतना जोर से बोलते हैं कि वो झुक जाते हैं। तो मुझे एज एन एक्टर ये कभी समझ ही नहीं आया कि झुक जाते हैं मतलब आदमी एक्टर होगा तो वो जोर से बोलेगा तो और होगा, लेकिन झुक कैसे जाते हैं? लेकिन जब लोक नाट्य देखना प्रारंभ करा तो समझ आया कि जब वो आवाज उठाते हैं और वो आवाज उनकी इतनी ऊंची आवाज में जाता है और जब पूरे शरीर की शक्ति निकल जाती है तब तक उनकी वो आवाज लंबी उसका आलाप लेते हैं तो वो आलाप अपने आप उनको झुका देता है। तो कई भाव निमाएं जो होती हैं वो उसी प्रकार से होती हैं जैसा उनका भाव होता है। मैं रानी जिंदा नाटक जिसका आपने जिक्र किया, मुझे ये नाटक करने को मिला 1981। तो वो नाटक में जितने भी लोग थे वो पंजाबी में नाटक था और उसमें पूरे पंजाब से पंजाब के जितने सुप्रसिद्ध कलाकार थे वो सब उस नाटक में थे। एकमात्र मैं नॉन पंजाबी स्पीकिंग था। मैं हरियाणवी हूँ, तो मैं हरियाणवी हूँ तो मेरी भाषा हरियाणवी मूलतः है। तो सब हंसा करते मुझे स्क्रिप्ट दी गई, हिंदी में दे दी गई, बाकियों को गुरमुखी में दी गई। तो वो लिखा होता है ना चाहुंदे साहनू तुहानू, मैं वैसे बोलता तो सब हंसते, कितों पढ़ जाए पता नहीं। खैर 3 दिन हुए, मैंने कहा मुझे भी गुरमुखी में दे दीजिएगा स्क्रिप्ट। तो मैंने उस समय वो नया ज़माना अखबार आता था, कुछ और आते थे, वो पढ़ने शुरू किए। एक पढ़ने का शौक़ बचपन से भी था तो पढ़ने लगे। तो हमने कहा चलिए अब सेंट्रल लाइब्रेरी चलते हैं। तो चंडीगढ़ स्टेट की जो सेंट्रल लाइब्रेरी है, हमने जो उसमें उस युग का, क्योंकि नाटक रानी जिंदा महाराजा रंजीत सिंह की पत्नी थी, तो इसलिए उस युग का हमने कहा पढ़ने लगते हैं। फिर हमने वो सब पढ़ मारा। फिर हमने कहा उसी पीरियड का हम पंजाब यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी में पढ़ने लग गए, वहाँ भी सब पढ़ मारा। तो निचोड़ ये मिला कि जहाँ सब प्रदेशों के औरों के बारे में गीत संगीत नाट्य सब के ऊपर लिखा हुआ है, हरियाणा की किसी भी विधा के बारे में कहीं कुछ लिखा नहीं हुआ।
एक शब्द भी नहीं। मैं 1981 की बता रहा हूं, एक शब्द भी किसी पुस्तक में, मैंने सब किताबें छान मारी, कहीं नहीं मिला। मुझे चोट लगी, मन में महसूस हुआ कि हमें भी तो कुछ करना चाहिए। वो एल्युमिनियम का युग आ चुका था, हमें लगता था हमारा कल्चर भी एल्युमिनियम के युग की तरह ऐसे ही समाप्त हो जाएगा। तो सभी लोग हम अमेरिका गए, मेरे बहुत से साथी अमेरिका में रुक गए, क्योंकि $1000 लगते थे, कॉन्ट्रैक्चुअल शादी हो जाती थी, ग्रीन कार्ड मिल जाता था, अगले दिन वर्क परमिट हो जाए और उसके बाद जीवन आनंद ही आनंद है आप यूएस में। लेकिन मेरी माँ ने मुझे कुछ और पढ़ाया था, और मेरी उन पुस्तकों ने मुझे और पढ़ाया था कि मैं आऊँ, लौट कर आऊँ और अपनी लोक कलाओं के ऊपर काम करें, और उसी जीवन में वहीं से लौट आए, आकर वो लोक कलाओं के ऊपर काम करना शुरू किया। लोक कलाएं भरत मुनि के सबसे नजदीक है। हर लोक नाट्य में संगीत है, हर लोक नाट्य में गीत है, हर लोक नाट्य में नृत्य है, और हमारी जीवनी में भी पैदा होने से लेकर मृत्यु तक के गीत हैं। मैंने किताब जो काल और ताल का जिक्र हुआ, उसमें 150 धुनों का संकलन है। जब पैदा होते हैं तो भी गीत गाए जाते हैं। जो भी हमारे जिस तरीके के संस्कार होते हैं, हर संस्कार के ऊपर गीत होते हैं। त्योहार होते हैं तो गीत होते हैं, ब्याह होते हैं तो गीत होते हैं, जच्चा है तो उसके गीत हैं, बच्चा है तो उसके गीत है, हर उसके गीत है। और वहीं अगर बूढ़ा और बूढ़ी बड़े होकर मर जाते हैं और वो खुशी से सकुशल मरते हैं, तो उनको बड़ा करने के लिए भी उसके भी गीत हैं। तो लोक नाट्य ही नहीं, लोक जीवन वो भी भरत मुनि से आधारित है। लोगों ने अपने अंदर उसको यहां तक धारण किया है। भरत मुनि ने नाटक के ऊपर नहीं लिखा, ये हम समझ रहे हैं कि उन्होंने नाटक विधा पे लिखा। जीवन ही नाट्य है। ये जीवन नाट्य है, और उस जीवन के लिए उन्होंने जीवन पद्धति लिखी है। और वो जीवन पद्धति हम ऊपर के समाज में भूल गए हैं, लोक नाट्य नहीं भूले, लोक जीवन नहीं भूला है। भरत मुनि का इसीलिए आज के युग में, आज के समय में आपके युवाओं को आपको प्रेरित करना चाहिए कि वो उसको पढ़ें। अगर उसको पढ़ेंगे तो अपने जीवन पद्धति से, अपनी संस्कृति से, अपने जीवन से जुड़ेंगे। हमें उसको आइसोलेटेड नहीं करना चाहिए। अगर हम भरत मुनि को याद करना चाहें, या हम उनकी विधा को, उनकी शिक्षा को, उनकी लेखनी को, तो वो अगर हम पढ़ेंगे तो हम अपने बच्चों को, युवाओं को, आने वाली पीढ़ी को उससे जोड़ पाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।